एनसीईआरटी सीरीज के अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम और ये इसके बारे में कैसे पेट्रोलियम का निर्माण होता है। आगे हम लोग चलेंगे। क्लास 8 है ये। पिछले वीडियो में बताए थे कोक कोलतार कोयले के बारे में। अक्सर एग्जाम में आता है, हम लोग फंसते हैं कोक क्या है, कोलतार क्या है ना, ये सब। और एक चीज बात और बता दे रहे हैं, आप लोग एक एक लाइन ध्यान से सुनना है, हर पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, है ना। साथ साथ एमसीक्यू टेलीग्राम पे जोड़ लगाइए जाके। ठीक है। साथ साथ पीडीएफ भी अवेलेबल करा दे रहा हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब के थ्रू आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक शॉर्ट नोट्स बना हुआ रहेगा आपके पास ना, आपको याद भी बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है। उसके साथ साथ एक और चीज़, अपने जूनियर को वीडियो को इतना ही उम्मीद करता हूँ आपसे कि जरूर बताएं जूनियर को, इस वीडियो को यूट्यूब से जरूर जोड़ें। ठीक है। जैसे मैं आपसे शेयर करता हूँ वैसे आपको भी, जो जूनियर नए तैयारी करने में आए हैं उनको ये चीज़ जरूर बताएं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये देखते हैं, ये एक चीज़ यहाँ छूटा हुआ था कि ये लंदन में 1810 से न्यूयॉर्क 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़क पर किया गया था। ये पॉइंट एक बार दे दिया था, लोग बोला था क्वेश्चन ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ये आसान क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी दिया हुआ था। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं ये इसके बारे में। तो क्या होता है ना कि जब ये पेट्रोलियम 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 क्या होता है ना, सबसे पहले ये हल्के वाहनों में उपयोग होता है इसका। इसका उपयोग जैसे मोटरसाइकिल है ना, स्वचालित वाहन, मोटर वाहन, जैसे ट्रक, डीजल में काम नहीं आता है। जैसे ट्रक में डीजल, भारी वाहन ट्रक वगैरह है, भारी वाहन में जो भी है डीजल का इस्तेमाल होता है। ठीक है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति, अगर आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन दे सकता है यहाँ पे, हल्के वाहन में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, भारी वाहन में डीजल का इस्तेमाल होता है, तो पलट देगा। ठीक है। तो ऐसे ही बनाते हैं, जो इसे फेवरेट क्वेश्चन आता है एग्जामिनर का। ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन को जो ध्यान नहीं देते हैं इस तरह है, इसलिए बोलते हैं इसको यहाँ पे देखना जरूरी है। आपको क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनेंगे वो बताएंगे हम। ठीक है। पेट्रोलियम से उत्पत्ति पेट्रा चट्टान, ओलियम तेल से हुई थी। आगे देखते हैं, निर्माण समुद्र में रहने वाले से कैसे हुआ था। बताए थे कि कोयला का निर्माण पेड़ पौधा के जीवाश्म से हुआ था, इसीलिए कोयला को जीवाश्म ईंधन बोला गया। अब पेट्रोलियम हुआ था कैसे, जब समुद्र में जीव मर के नीचे बैठ गए। देखिए मृत जीव शरीर समुद्र के पेंदे में बैठ गए, जाकर जम गए। रेत तथा मिट्टी की तहों तक लाखों वर्षों तक वायु की अनुपस्थिति, ध्यान रखिए ये वाला पार्ट हम देखिए, इसीलिए आपको बोलते हैं हम मेन मेन पार्ट जो एग्जाम में आएगा वो भी विशेष रूप से इस पे डिटो करते हैं। वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पर मृत जीवों को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। ये वाला जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से शॉर्ट नोट्स में बना के कॉपी में रख ले, काम आएंगे आपके। ठीक है। आगे देखते हैं हम फिगर में, आपको हम दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। ये फिगर बहुत काम का फिगर है ये। देखिए आप, ये अप्रवेश चट्टान है इधर कि यहाँ से प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है ये। और ये देखिए सबसे जल है ऊपर में, हम बताए थे ना कि जल जो होता है ना भारी होता है, तेल हल्का होता है, गैस उससे भी हल्का होता है ना। ये चीज ध्यान से देखिए, जल तेल गैस, है ना। ऐसे परत आपको दे देंगे सजाने के लिए इस तरह का बना के, तो कौन भारी होता है, तो आप वहां पे एकदम नहीं होना, इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो इसको थोड़ा थोड़ा सुनते भी जाइएगा ना, तो आपका एकदम क्लियर क्लियर होता जाएगा। पीडीएफ पढ़ने से, आप बुक पढ़ने से इतना क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास इतने सालों का अनुभव है, वो समझ में ज्यादा आता है कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। फिर देखिए तेला से चटाना, यहीं पे सबसे नीचे में चला चट चट, ये कुएं है ना, तो ये तेल का कुआं है। कैसे इसको पाइप के द्वारा यहाँ से निकालते हैं, देखिए तेल यहाँ से डीजल से, ये बहुत ही कठिन विधि होता है निकालने का। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का भंडार। ठीक है। ये तेल है, ऊपर में सबसे ऊपर में गैस होता है। गैस निकालना आसान है, तेल निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए अब ये देखिए, विश्व का पहला तेल कुआं, है ना। हम लोग इसको देखिए, इस पार्ट को ध्यान से देखिए। विश्व का पहला तेल का कुआं जो होता है, ये पेंसिल्वेनिया, अमेरिका, 1859, डेट भी याद रखना है, में प्रवेदित ड्रिल, जैसे तेल कैसे निकालता है, प्रवेदित या ड्रिल करके किया जाता है। 8 वर्ष के बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। ठीक है। भारत में तेल कहाँ कहाँ मिलता है, असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदी। एक बार इसी क्वेश्चन पूछा था, मेंस में पूछा था कि भारत में तेल कहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। तो ये याद रखिए, असम, हाँ गुजरात, ठीक है, असम के माकुम में है गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी कृष्णा का नदी के बीच बीच बेसिन है वहां पे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ स्टूडेंट बना के देंगे। ये जितने जितने ये गहरा पार्ट होता है ना, छोटा छोटा बक्सा वाला, तो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है यार। याद रखिए, आप देखिए ना खोल के 10th का एनसीईआरटी, 9th का, एकदम ये जो गहरा पार्ट ना, इसको तो विशेष रूप से पढ़ना है। ठीक है। विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका, 1858 के बाद। देखिए यहाँ से आपको याद करना आसानी होता है, क्योंकि आप देखिए लिंक जोड़ दिए, 59 में हुआ, 59 से 8 साल के बाद ये हुआ। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे, आखिर इसका कैसे शुद्धिकरण कैसे करते हैं, परिष्करण कैसे करते हैं। पेट्रोलियम गहरी रंग का तेलीय द्रव है। ठीक है।
याद रखिए, इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। अब पेट्रोलियम में क्या क्या पाया जाता है? तो पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि। याद रखिए, आपको एग्जाम में दे देंगे, एग्जाम में जैसे पूछता है ना निकेल का, जैसे सॉरी स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, इसी तरह इसमें देगा पेट्रोलियम में किन किस चीजों में मिलकर बना होता है। तो पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, ये चारों चीज ये दोनों जानते हैं। ये दोनों को थोड़ा सा हम लोग को नहीं पता है, तो याद रखिए दोनों को है। ठीक है। अब बात आएगी ये परिष्करण क्या है। वही जो पेट्रोलियम को पृथक करते हैं हम लोग अलग अलग संगठन से, वही परिष्करण होता है। ठीक है, यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी करते हैं। यही देखिए पेट्रोलियम परिष्करणी। ऐसे ही पेट्रोलियम कितने बड़ी बड़ी फैक्ट्री देख रहे हैं, यहीं से निकाला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं फिर ये वाला बक्सा। जान लीजिए, जो ग्रीन ये जो छोटा बक्सा होता है ना, थोड़ा अलग टाइप का, जो कलर किया हुआ, उसको पढ़ना है, एकदम बढ़िया से पढ़ना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। अब देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। अब बात आती है पेट्रो रसायन क्या होता है, तो समझ में आ गया ना क्या होता है। इस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से निकालता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका उपयोग अपमार्जक रेशे, पॉलिएस्टर, अपमार्जक रेशे, अपमार्जक और रेशा। रेशा में कौन कौन होता है? पॉलिएस्टर होता है, नायलॉन होता है, एक्रिलिक होता है। हम आपको 6 क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ाए थे कौन कौन प्राकृतिक होता है, कौन कौन ये मानव निर्मित होते हैं। एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन, है ना, ये सब देखिएगा, पढ़िए पीछे जाके। पॉलिथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि का औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। याद रखिए, ये जो रेशा है, ये इसका पेट्रोलियम, पेट्रो रसायन कहते हैं, इसका उपयोग, पेट्रो रसायन का उपयोग याद रखिएगा। फिर से सुनिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अलग रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, इसे पेट्रो रसायन कहते हैं। इस पेट्रो रसायन का उपयोग अपमार्जक रेशा, रेशा में प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिथीन आदि जितने भी बनते हैं ना उद्योग वाले, औद्योगिक निर्माण, इसका इस्तेमाल होता है किसका? पेट्रो रसायन का। अब याद हो जाएगा, इसको शॉर्ट नोट्स बना के आप लोग लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स, है ना, ऐसे लिखिएगा पेट्रोलियम, है ना, फिर लिखिएगा प्राकृतिक गैस प्लस आपका पेट्रोलियम, दोनों से क्या निकलता है? पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन से लिखिएगा अपमार्जक रेशा। ये शॉर्ट नोट्स, ज्यादा लंबा नहीं करना है। प्राकृतिक गैस कहानी नहीं लिखना है। प्राकृतिक गैस प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। हम पहले बोलते यूरिया का रासायनिक CS है ना, H उसमें रहता है। ठीक है, हम आगे बता देंगे, H भी रहता है उसमें, तो हाइड्रोजन उसमें। तो देखिए इसके बाद क्या ना, यूरिया के उत्पादन हेतु किया था क्या? हाइड्रोजन गैस का उपयोग। ठीक है, ये याद रखिए। प्राकृतिक, ये ऐसे देगा स्टेटमेंट में, प्राकृतिक गैस से प्राप्त किस गैस का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है? तो याद रखिए हाइड्रोजन गैस। उन्हें बहुत अधिक व्यवसाय महत्वाकांक्षी पेट्रोलियम को काला सोना। अब देखिए, काला सोना कोयला नहीं होता है, जीवाश्म ईंधन को कोयला कहा जाता है, लेकिन काला सोना अगर दे दे एग्जाम में, तो क्या मारना है? पेट्रोलियम। लिख लीजिए छोटा सा डॉट्स बना के, है ना, लिख लीजिए, काम आएगा। ये सब भूलिएगा नहीं, अभी लिख लेते हैं। तो प्राकृतिक गैस एक बहुत बहुत सॉरी प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन, ये भी एक जीवाश्म ईंधन है। क्योंकि देखते हैं ना, बोले थे ना कि सबसे नीचे में जाके जो बैठ जाता है, वैसे कोयला भी पेड़ पौधे सड़ने से बनता है। ये कुछ जीवों के जड़ जब बैठ जाता है समुद्र के तल में, तो उसके मरने से समुद्र उच्च दाब बनता है। तो सभी तो जीवाश्म ही है ना, जो सभी का तो शरीर बॉडी से ही बना है, चाहे पेड़ पौधा है या जीव हो। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम को भी कहते हैं, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। ठीक है, यह प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारण किया जाता है। अब देखिए, हम लोग का जो इस्तेमाल होता है गैस के सिलेंडर में, उसको आखिर कैसे इतना इतना लीटर भरा जाता है? ध्यान से देखिए, प्राकृतिक गैस उच्च प्रेशर पे संपीड़ित करके, संपीड़न का मतलब होता है बहुत ज्यादा आयतन को ना संपीड़ित करके कम छोटे से डब्बे या छोटे से बक्से में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग परिवहन ईंधन जो भी हो, ये सब उतना जरूरी नहीं है, जो जरूरी था वो बता दिए हम लोग। आगे तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे ये थोड़ा सा ये देख लीजिए, पेट्रोलियम के संघटक कौन कौन है। LPG है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, डीजल, स्नेहक, पैराफिन, मोम और बिटुमेन। हाँ, बिटुमेन के बारे में बताए थे ना, जो हम बोले थे बिटुमेन से जोड़ रहे थे पिछले वीडियो में, आप लोग देखे होंगे, अब देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद सभी दिया हुआ है, उतना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कौन कौन है। देखिए पाइपलाइनों, देखिए ध्यान से, पाइपलाइन में ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों में, अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। ठीक है, अब देखिए, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है।
ठीक है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ठीक है, वो पेट्रोलियम अलग था, है ना, लेकिन प्राकृतिक गैस का अलग है। इसको लिख लीजिएगा छोटा सा पॉइंट्स बना के। ठीक है, अब थोड़ा सा देखेंगे कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। अगर कैसे सीमित है, प्राकृतिक संसाधन जीवाश्म, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं, हम बोले थे, बताए थे, अक्षय ऊर्जा, सूर्य, वायु, वो सब अक्षय ऊर्जा है। एक जीवाश्म ऊर्जा समाप्त होने वाले हैं। कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीव और ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब देखिए हम क्या कैसे बोले थे, कोयला कैसे बनता है, लाखों साल लगता है उसको उच्च दाब पर बनने में। भंडार कुछ सौ वर्ष तक ही चलेंगे। ईंधन का चलना वायु प्रदूषण भी होता है, इससे विश्व उष्णन भी होता है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, याद रखिए इसको पेकरा बोलते हैं, ये अच्छे से लिख लीजिए। भारत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान पेकरा जो है, लोगों को सलाह देती है गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाए। तो इससे देंगे क्वेश्चन, आइए ऑप्शन में देंगे। ठीक है, अब आगे अगला चैप्टर देखिए। अब अगला चैप्टर 4 देखते हैं हम, दहन और ज्वाला। अब देखिए दहन और ज्वाला से क्या क्वेश्चन आएंगे, देखिए ध्यान से। मैग्नीशियम जलकर हम बताए थे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, एमजीओ बनाते हैं। और फिर एमजीओ जो होता है ना, वो फिर उससे क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, उसको दूधिया कहते हैं। ठीक है, हम बताए थे, आप पीछे जाके देखेंगे। उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, किसी प्रकार क्रियाकलाप कास्ट कोयला टुकड़ा लेकर देख सकते हैं। कास्ट कोयले के जो भी हो, आगे देखते हैं। कास्ट कोयला क्या है, कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा प्रकाश देता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपका, यहाँ पे डायरेक्ट देगा कास्ट कोयला वायु में जलकर उसे क्या क्या प्राप्त होता है। तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और तीसरा प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक प्रक्रम, पदार्थ ऑक्सीजन, प्रक्रिया उष्मा देता है, दहन कहलाता है। अब देखिए दहन के बारे में सुने तो आज देख सुनते हैं दहन क्या होता है। रासायनिक प्रक्रम होता है ये, जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर क्या करता है, ऑक्सीजन अभिक्रिया कर उष्मा देता है, उसे दहन कहलाता है। सीधा सा ऑप्शन एग्जाम में देगा। देखिए रासायनिक प्रक्रम में जिस पदार्थ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर उष्मा देता है उसे क्या कहते हैं। तो आप सुने रहेंगे तभी तो आप बना पाएंगे एग्जाम में। देखिए पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे क्या करते हैं, दाह। ठीक है, अब देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे ईंधन भी कहते हैं, ईंधन को दाह भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग दाह समझ गए। ये देखिए इस चीज को यहाँ पे फोकस करिए थोड़ा। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। ठीक है, याद रखिए इसको, जो है ना ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू नहीं देंगे, उसको क्या करेंगे ना, बड़े से प्रश्न में एक स्टेटमेंट बना के दे लेंगे। वह न्यूनतम ताप यहाँ पे क्या देंगे पता है आपको, वह अधिकतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। अब 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से कौन सा ही नहीं, तो आपको छांटना होगा। ज्वलन ताप क्या होता है, अधिकतम नहीं होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखिए माचिस के बारे में देख सुने हम लोग, माचिस से क्वेश्चन आता है। देखिए आज थोड़ा सा जानिए इसके बारे में। 5,000 अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डूबे। देखिए सबसे पहले बोलेगा कि माचिस खोज कहाँ हुआ था, मिस्र में हुआ था। ठीक है, तो गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। ठीक, अब देखिए किस, अब एक चीज और आता है किसका, चीड़ का वृक्ष का। एक और शॉर्ट नोट से बना के लिख लेंगे। आगे हम लोग लिखेंगे आधुनिक कैसे हुआ, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण, कुछ गोंद और स्टार्च, उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। जब उसे किसी खुरदरी सतह पर लगाया जाता है तो ये घर्षण उष्मा का श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, हम बता दिए, आप इसको पढ़िएगा, खुद पढ़िएगा इसको। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, हम समझा देंगे अलग से। श्वेत फास्फोरस माचिस के उद्योग में काम करने वाले और माचिसों का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक होता है। याद रखिए श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल होता था पहले, अब ये खतरनाक से होने लगा, इसीलिए उसके जगह पे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड ऑफ पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या क्या लगता है, जो रगड़ने वाला सतह है वहां पे चूर्णित कांच और लाल फास्फोरस लगता है। अब खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो वो कुछ फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाती है। अब ये क्या होता है, पहले श्वेत फास्फोरस देता था वो हानिकारक होता था, अब यही दोनों चीज को दे दिया, जैसे रगड़ेंगे ना तो एक श्वेत फास्फोरस बनेगा। ठीक है, तो तुरंत माचिस की तीली जल जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड अभिक्रिया कर पर्याप्त उष्मा उत्पन्न करता है। अब पूछेगा इसमें उष्मा कौन उत्पन्न करता है, तो ये पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, उत्पन्न। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड क्या करता है, दहन आरंभ। सबका एक अलग अलग काम है, इसको आप देखिए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है,
अब देखिए इस छोटे से पार्ट में क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बिहार पुलिस और कांस्टेबल वाले एग्जाम में मिलेंगे देखने को। अब देखिए क्या पूछते हैं यहाँ, समझिए इस फिगर को। देखिए मोमबत्ती जल रहा है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। देखिए सबसे पहले एक होता है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, नीला रंग, कलर पूछा जाता है आपको मिलाने दे दिया जाएगा, ठीक है, पूर्ण दहन, ठीक है। आंशिक दहन मध्य भाग पीला, और बिना जली हुई मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला। समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो तीनों कलर याद रखिएगा, ये बिना जले भाग को काला बोलते हैं, जो नहीं जला है आंशिक दहन जा हुआ पीला हुआ, जो पूर्ण दहन हुआ नीला हुआ। क्लियर यहाँ से। उसके बाद देखेंगे सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, ये भी हो सकता है ऑप्शन में दे देगा, नीला गर्म भाग, पीला कम गर्म भाग, कम सॉरी आगे देखते हैं हम लोग। सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, आप छुइएगा ना तो सबसे ऊपर वाला पार्ट, आप यहाँ पे उंगली दीजिएगा ना, यहाँ पे आपको नहीं जल बुझाएगा, ऊपर यहाँ दीजिएगा ना आपको बुझाएगा, ठीक है। ठीक है, गर्म और सबसे कम गर्म भाग, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब इस पॉइंट को यहाँ पे देखिए, 1 किलोग्राम, देखिए एग्जाम में देगा कि उसमें मान क्या कहलाते हैं, ठीक, याद रखिए ऑप्शन। अब यहाँ पे ये 4 बड़े बड़े ऑप्शन आपको मिलेंगे। 1 किलोग्राम समझते जाइए, के पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका उष्मीमान कहलाती है, ठीक। दूसरा ऑप्शन हम देंगे 100 ग्राम या जो भी देंगे, 2-3 ऑप्शन उनको आता है बनाने के लिए बना देंगे। तो याद रखिए 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा, ठीक, पूर्ण दहन यही अपूर्ण उदाहरण दे देंगे कभी कभी, याद रखिएगा पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका उष्मीमान कहलाता है। क्योंकि एग्जाम में समय नहीं रहता, हम लोग क्या करते हैं पूरा पढ़ते नहीं है, आप पूर्ण अपूर्ण देंगे ना तो आपको दोनों एक जैसा लगेगा। समझ अब हुआ है किसी के साथ ऐसा, तो कमेंट में बताइए जरूर। क्या होता है ना, किलो जूल, अब क्या होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम उष्मीय मान को कहते हैं। पहला ऑप्शन में ये स्टेटमेंट बना के देंगे, 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा की मात्रा को उष्मीमान कहते हैं। ईंधन के उष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, लिख लीजिए, किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, इस दोनों लाइन को जैसे नोट्स बना लीजिए आप लोग। अब देखिए एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन, ये जो बक्सा है ना, वो बक्सा में बड़ा फेवरेट बनाते हैं, उसको पता है ये बक्से को लोग देखता नहीं है। अब क्या करना है हम लोग को, मोटा मोटी इसको देखना है, रटना नहीं है। देखिए अब पूछ रहे हैं उसमें मान किसका ज्यादा होता है, समझिए गोबर के जो उपले होते हैं, सॉरी ये देखिए सबका दिया हुआ है, लकड़ी का उष्मा मान सबसे ज्यादा उसमें मान होता है, देखिए हाइड्रोजन का 1.5 लाख होता है, ठीक, सबसे तेजी से जलते हैं हाइड्रोजन। उसके बाद देखिए घटते क्रम में दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए जैव गैस, आपको ऐसे ही बना के देंगे, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, इस तरह का ऑप्शन आता है। इसको अच्छी मेरी बात समझिए, इसको अच्छे से आप एक फोटो खींच के रख लीजिए या लिख लीजिए, बना लीजिए 4-5-6, ज्यादा नहीं 4-5-6। तो हाइड्रोजन को लिख लेना है 1.5 लाख। जैव गैस जो होते हैं वो 35,000 से 40,000, ठीक है। उससे भी ज्यादा देखिए एलपीजी, ठीक। तो याद रखिएगा एलपीजी उसके बाद होता है, ये उल्टा दे दिया है, इसको कभी इधर उधर कर दिया गया, ये आपको अपने ढंग से बनाना है। हाइड्रोजन के बाद एलपीजी में 55,000, फिर दिया है सीएनजी में 50,000, ठीक है। मेथेन भी 50,000 है, दोनों ऑप्शन में एक ही दिया जाएगा, ठीक है। डीजल में 45,000, मिट्टी का तेल 45,000, दोनों देखिए डीजल तेल दोनों, मिट्टी का तेल एक जैसा है। पेट्रोल में देखिए 45,000। तो याद करने का आपको आसान पड़ेगा, तीनों पेट्रोलियम में सेम उसमें मान होता है, ठीक है। किलो जूल पर केजी में नापते हैं हम लोग, इसको याद रखिएगा। पेट्रोल डीजल ये, कोयला में 25 से 33,000, उसके ज्यादा जैव गैस का है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद एलपीजी, उसके बाद सीएनजी, ठीक। एलपीजी घरों वाला, फिर सीएनजी वो जो हम लोग जलाते हैं तो उसमें कार वगैरह में डालते हैं, फिर देखिए मीथेन है, फिर डीजल पेट्रोलियम है, फिर ये आपका जैव गैस, फिर कोयला, फिर लकड़ी तथा गोबर के चले। समझ रहे हैं, उसमें इसीलिए कहते हैं गोबर गैस, वो लोग जो गोईठा जलाते हैं उसमें धुआं ज्यादा होता है, जिसका उसमें मान ज्यादा होगा ना वो शुद्ध होता है, वो धुआं कम देता है। इसीलिए देखते हैं ना अक्सर इस जैव गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है अब। इसीलिए इसको गोबर के उपले नहीं जलाना चाहिए, लकड़ी नहीं जलाना चाहिए, कोयला नहीं जलाना चाहिए, इससे प्रदूषण बढ़ता है। समझ रहे हैं, कुछ आपको व्यवहारिक जानकारी भी होनी चाहिए अपने किसी से डिबेट करने के लिए, याद रखिए। अब यहाँ देखिए क्लियर दिया हुआ है, ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद क्या होते हैं। ईंधन के बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण को हानिकारक कैसे डालता है, लकड़ी, कोयला और पेट्रोल हम बताए थे। जैसे कार्बन ईंधन होते हैं, बिना जले कार्बन के कण छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पूरा जलता नहीं है, कार्बन के कण हवा में छोड़ देते हैं। सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं, ये दमा जैसे श्वास रोग को
उत्पन्न करते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि आखिर ये इस लकड़ी को क्यों नहीं जलाना चाहिए, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल को। तो समझ गए आप। अब दूसरा नंबर, इस पॉइंट को आप देखिए, ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। ठीक, अब देखिए आपको यहाँ पे देखा कि ईंधनों का अपूर्ण दहन कौन सा गैस देता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन तो नहीं देगा। तो याद रखिए, तो हम लोग कंफ्यूजन होगा कहाँ, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन अपूर्ण दहन जो नहीं चलता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लिख लीजिएगा। यह अत्यंत विषैली गैस है, बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अच्छा, आप लोग को लग रहा हो क्या ये दमघोटू गैस होते हैं? नहीं होते हैं। हम लोग अक्सर दमघोटू गैस में कार्बन डाई मोनोऑक्साइड मार देते हैं। याद रखिए, ये विषैली गैस निकलती है, लेकिन कमरे में व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। लेकिन यहाँ देखिए, आपको आगे मिलेगा, कोयले और डीजल के दहन से, कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक, ये अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस होता है। अगर ऑप्शन में देगा कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड मारना नहीं रहे, तब उसको मारना है। ठीक, इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। पेट्रोल इंजन क्या करते हैं, नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं। अब देखिए, ये जो पेट्रोल के इंजन होते हैं ना, एक नाइट्रोजन की गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, उससे क्या होता है, ये जो हवा में चले जाते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं। इसी से क्या होता है, अम्ल वर्षा होते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसल, भवन और मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक होती है। आप इसको अच्छे से इस पॉइंट को देख लीजिए। ये सब कुछ सवाल है, जान लीजिए, ये सब सवाल है। आए होंगे आप लोग, प्रैक्टिस कहीं दिए होंगे, तो आप तुक्का मार रहे होंगे या बस ऐसे ही रटा हुआ मार रहे होंगे। आज से रटने की जरूरत नहीं है, नहीं भी पढ़िएगा ना कभी, तो आपको याद रहेगा हमेशा। अब देखिए, मोटर वाहनों के ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रहा है, क्योंकि सीएनजी का सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पाद अम्ल अल्प मात्रा करती है। सीएनजी का, अच्छा हम बताए थे ना, यहाँ पे देखिए, सीएनजी गैस में का उसमें मान अधिक होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल अच्छा होता है। जितना ऊपर जाइएगा ना, उतना ही खतरनाक होते जाता है ये सब। ये चैप्टर मेरा खत्म हुआ। अब यहाँ पे दिया हुआ जो पदार्थ वायु में जलते हैं उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। दहन प्रारंभ ऊष्मा को, आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से ले लीजिए, फोटो भी ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से। अब हम अगला पार्ट देखेंगे। आप देखेंगे पार्ट चैप्टर 5, है ना, पौधे जंतु संरक्षण। आपको यही मिलेगा। आप याद करिए, 2213 का प्री बिहार एसआई और आपका 64 एक्साइज में दिया हुआ था। ये जो है ना, वनस्पति जात, प्राणी जात, है ना, जैव विविधता क्या है, नेशनल पार्क क्या होता है, अभ्यारण्य क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपको। देखिए, ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर पंचमढ़ी जैव मंडल। हम आपको इसमें बताएंगे किसमें पूछा, किसमें किसका पार्ट है, ठीक है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम दिखाने वाले हैं। आगे देखिए आप इसको, अब इस लाइन को पढ़िए। यहाँ पे देखिए क्या हो, जैव मंडल पृथ्वी, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सब क्लियर होगा, कि सुना हुआ चीज ज्यादा याद रहता है, ठीक है। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाया जाता है, ठीक। जैव मंडल क्या होता है, जिसमें जैव मंडल का पृथ्वी का वह भाग से सजीव पाया जाता है, ठीक है। अथवा जो जीवन यापन योग्य है, यानी जितना भी जैव मंडल उसी में आता है जीवन यापन योग्य है। जैसे जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, ठीक। आपको यहाँ पे देंगे स्टेटमेंट बना के, क्वेश्चन को याद रखिएगा। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं और जीवन यापन का योग्य है। और जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजाति, उनके पारस्परिक संबंध एवं परिवार से उसका संबंध। याद रखिए, ये दोनों ऑप्शन को याद रखना है, उल्टा आ सकता है दोनों को, ठीक है। तो उल्टा समझिए, एक बार और समझा दे रहे हैं। जैव मंडल वो होता है जो पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, ठीक। ये पृथ्वी का वह भाग जो सजीव पाया जाता है अथवा जीवन यापन के योग्य है, यानी कि ये पृथ्वी का ये भाग है जिसपे सजीव है और जो जीवन यापन का योग्य है, उसी को जैव मंडल, यहाँ जहाँ जल है उसको जैव मंडल नहीं बोल सकते, यानी कि जल भी है, क्योंकि वहां पे भी तो प्राणी जीव मछली वगैरह पाए जाते हैं। इसीलिए पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे सजीव पाए जाते हैं और जीवन यापन का योग्य उसको जैव मंडल कहते हैं। अब देखिए, जैव विविधता क्या है, पृथ्वी में पाए जाने विभिन्न जीव, सारा जीव इसे शामिल, प्रजाति और उसके पारस्परिक जो संबंध है आपस में, एवं पर्यावरण से संबंध,
यानी कि सभी जीव में आपस में संबंध भी बनाना है, साथ साथ पर्यावरण से संबंध बनाना, वो क्या है, जैव सॉरी जैव विविधता। क्लियर, याद रखिए। अब देखिए वनस्पति वनस्पति जात और प्राणी जात उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र बनाए गए। अब यही होता है हमारे वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। याद रखिएगा, आप लोग को बता दे रहे हैं, इसको आप बढ़िया से नोट्स बना के कहीं लिख लीजिए, ठीक है। वनस्पति जात और प्राणी जात उनके आवासों को संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। अब आपको हम दिखाएंगे कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना, पहले ये देखिए फिगर को, ये पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वही होता है जहाँ पे सभी सजीव पाए जाते हैं, ठीक। उसमें से देखिए राष्ट्रीय उद्यान अलग है ना, उसके बाद अभयारण्य अलग है, ठीक है। इस तरह का हम दिखा बताएंगे, पहले आप इसे समझिए। तो आपको ऐसे देंगे, बोलेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, फिर बड़ा कौन है, फिर बड़ा कौन है। तो यहाँ पे देखिए हम बता दिए ये क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है। अब देखते हैं वन्यजीव अभयारण्य, जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। यानी कि वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है, देखिए वन्यजीव अभयारण्य जो अभयारण्य है, यहाँ पे कोई भी जो है ना, ये विक्षोभ नहीं होना चाहिए। किस जंतु एवं उसके आवास, जितना भी आवास है ना किसी का भी जंतु का, यहाँ पे कोई भी प्रवेश नहीं होता। आप देखे होंगे जब जंगल में जाते हैं घूमने के लिए, तो ये वन्यजीव अभयारण्य में प्रवेश वर्जित किया गया है, ठीक। किसी पर भी प्रकार का एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी या विक्षोभ सुरक्षित रखा गया है, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो याद रखिएगा वन्यजीव अभयारण्य जहाँ पे है वहाँ उनके उसका अभयारण्य है, ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जो वन्य जंतु है उसका एक आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है जहां वो स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है, ठीक। ये दोनों समझ गए, क्लियर, अलग अलग चीज है। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, वन्य जीव, पौधा और जंतु संसाधन के उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित। अब देखिए यहाँ पे जो है जो वन रहेगा, अब देखिए इस जैव मंडल पूरे में आदिवासी भी रह सकते हैं, है ना, किसी एक क्षेत्र में, कहीं पे पशु पक्षी जो भी रहेंगे, ठीक ना, इस तरह का रहेगा। ऐसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब आपको क्लियर, आप हमको लगता है कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा। हम आपको वन्यजीव अभयारण्य बताया जहाँ पक्षी विक्षोभ कोई भी नहीं होगा, राष्ट्रीय उद्यान जहाँ निर्बाध रूप से घूम सके जीव जंतु, और जैव मंडल में आदिवासी को भी यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक है। कोई इसको ये डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। अब देखिए जैव मंडल आरक्षण क्या होता है, देखिए जैव मंडल आरक्षित से प्रवेश करना, देखिए यहाँ पे समझा रहा है, अभी समझिए मेन क्षेत्र जो है ना, आरक्षित क्षेत्र बनाइए। जैसे आप जानते हैं विविधता का अर्थ किसी क्षेत्र की विशेष, देखिए विविधता का अर्थ क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। जैव विविधता के बारे में बताया है कि अलग, ये हम यहाँ पे बताए थे आपको, अलग अलग प्रजाति मिलके जो बनता है, अलग परस्पर संबंध बनाता है, जैव विविधता कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ से स्टेटमेंट वाले सवाल में देखने को मिलेंगे, वन लाइनर नहीं मिलेंगे। तो ये देखिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं, हम जैव विविधता बता दिए हैं, ठीक। आप आरक्षित क्षेत्र के विविधता की संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होती है, ठीक, समझ गए, क्लियर। यही आरक्षित क्षेत्र आखिर क्यों है, क्योंकि इसको संस्कृति को बनाए रखते हैं। कोई तरह का अगर आप आदि मनुष्य को वहां पे पहुंचा दिया जाए ना भाई, जंगल को विनाश कर देगा, ठीक है। आप देखें पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए इतना बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये इसी के अंदर सतपुड़ा, एक बार एग्जाम में एनडीपीसी में पूछा गया था, सतपुड़ा नेशनल पार्क पंचमढ़ी के भाग है, सही है कि गलत है। ऐसे दो स्टेटमेंट दिए थे एग्जाम में, याद रखिएगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी, याद रखिए बोरी एवं पंचमढ़ी नामक दो वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। अब देखिए इतना बड़ा जैव अभयारण्य, इसके अंदर एक तो पहला सतपुड़ा जो मध्य प्रदेश में, ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। आगे यहाँ पे पंचमढ़ी, ये मध्य प्रदेश, और ये पंचमढ़ी अभयारण्य और बोरी अभयारण्य दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए बोरी है ना, ये इस क्षेत्र में थोड़ा पाया जाता है, कि यहाँ पे देखिएगा किस जगह पे, आप लोग बताइएगा हम लोग कमेंट में कि बोरी अभयारण्य कहाँ है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये सब कुछ मिक्स है यहाँ पे। आप लोग अच्छे से इस फिगर को रख लीजिएगा लिख के।
अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ये प्राणी जात वनस्पति जात क्या होता है, उसके बाद जो संरक्षित क्षेत्र किसको एंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है, जिसको किसको सुबेक श्रेणी में रखा गया है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट है आप शेयर जरूर करिए और लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर बताइए।